are reading it further with this part, that is determination of. Now what we are doing hereby, that is determination of relevant cost of each element of cost. हम determine कर रहे हैं that relevant cost of each element of cost नॉट इन स्टॉक। जैसे हमने बोला सपोज कि मार्कर है, वन टाइम स्पेशल ऑर्डर है, हाइलाइटर का मिला है मटेरियल जो कि स्टॉक में नहीं है, रेलेवेंट कॉस्ट, परचेज प्राइस, इन स्टॉक, रेगुलर यूज, मूविंग, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ऑब्सोलेट, इररेगुलर यूज, नॉन मूविंग, रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज इक्वल्स टू द परचेज प्राइस। इफ सेलेबल है ओनली तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज इक्वल्स टू एनआरवी. It can be used as substitute. Replacement cost is NRV or benefit from alternative use, which is higher. Cost to be incurred on disposal, that is replacement cost, negative saving. Labor temporary, casual है, permanent labor, simple, access, spare capacity, replacement cost, shortage, no spare capacity, overhead, variable, relevant, to be incurred for special, allocated, relevant है, additional, relevant है. टू मेन इशू अराइज होते हैं जब प्राइस बेस्ड होता है रेलेवेंट कॉस्ट. प्रॉफिट रिपोर्टिंग डिफरेंट है फ्रॉम अकाउंटिंग. प्राइसिंग ऑफ फ्यूचर वर्क मे नॉट वर्क फॉर फ्यूचर सिमिलर जॉब एंड ऑर्डर. सेल और फर्दर प्रोसेस के डिसीजन लेना है, वही पेट्रोल, डीजल, डामर, डिसाइड जॉइंट प्रोडक्ट्स, प्रिटॉप. दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस फॉर दिस पार्ट. हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर लिया था. उसके बाद अब हमें यहाँ से पढ़ना है. तो बेसिकली स्पेशल प्राइस ऑर्डर डिसीजन डिसाइड करना होगा वेदर क्या स्पेशल ऑर्डर प्राइस ऑर्डर शुड बी एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें. हमें डिसाइड करना होगा क्या जो हम स्पेशल प्राइस ऑर्डर है क्या वो हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें. तो हमें देखना होगा रेवेन्यू क्या है, सेल अमाउंट फ्रॉम स्पेशल प्राइस ऑर्डर से, उसमें से हमें लेस करना होगा वेरिएबल कॉस्ट जो भी इनकर्ड हुई है, जो भी वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड हुई है उसको हमें लेस करना होगा, लेस दी वेरिएबल कॉस्ट इनकर्ड फॉर स्पेशल प्राइस ऑर्डर. उसमें से लेस करना होगा एडिशनल फिक्स कॉस्ट इनकर्ड फॉर स्पेशल प्राइस ऑर्डर, लेस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ लॉस ऑफ रेगुलर सेल्स. इफ ओनली इफ देर इज अ capacity constraint, then we will get the net benefit from special price order. Then you need to accept or reject the same. ABC लिमिटेड जैसे कि कैपेसिटी है 10,000, मैन्युफैक्चरर सेल कर रहे हैं हम 5,000 यूनिट, सेलिंग प्राइस है 140, वेरिएबल कॉस्ट 100, एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट इज 1,50,000 जो कि इररिलेवेंट होगी, तो 140 माइनस 100 विल बी 40 पर यूनिट. स्पेशल प्राइस ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट ए 1,000 एट द रेट ऑफ 120 पर यूनिट. एडिशनल फिक्स कॉस्ट ड्यू टू दिस ऑर्डर इज 4,000. डिसाइड वेदर स्पेशल प्राइस ऑर्डर शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड. तो सेल्स अमाउंट फ्रॉम स्पेशल प्राइस ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1,000 मल्टीप्लाई 120 तो 1,20,000. वेरिएबल कॉस्ट फॉर स्पेशल प्राइस ऑर्डर विल बी 1,000 इंटू 1,000. एडिशनल फिक्स कॉस्ट ड्यू टू दिस ऑर्डर इज दिस. तो हमने क्या किया है, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट की लेस की है, एडिशनल फिक्स कॉस्ट लेस की है, तो हमें नेट बेनिफिट पता चला है. अगर वो पॉजिटिव है तो हमने एक्सेप्ट कर लिया. हमारे पास डेटा में गिवन क्या था, हमारे पास था कैपेसिटी है 10,000. हमने 10,000 की कैपेसिटी थी, 5,000 प्रोडक्ट ए को मैन्युफैक्चर और सेल करने में चाहिए था. स्पेशल प्राइस ऑर्डर फॉर प्रोडक्ट ए के लिए एक स्पेशल प्राइस ऑर्डर आया, जैसे कि हाइलाइटर का ऑर्डर आया, तो हमने क्या किया, 1,000 जिसकी सेलिंग प्राइस स्पेशल प्राइस जिसकी कॉस्ट कितनी थी 120, वेरिएबल कॉस्ट कितनी लग रही थी हमें, वेरिएबल कॉस्ट लग रही थी हमें 100 रुपये, और एडिशनल फिक्स कॉस्ट एडिशनल प्रोडक्ट पे कितना लग रहा था 4,000. तो हमने कैलकुलेट कर लिया सेल प्राइस उसका क्या था, उसका कॉस्ट क्या था, फिर वेरिएबल कॉस्ट उसकी कितनी लग रही थी, फिक्स कॉस्ट उसमें कितनी लग रही थी, एक्सेप्ट कर लिया. उसके बाद सपोज इन अबाउ एग्जाम्पल कैपेसिटी अगर 5,500 हो जाए यूनिट इंस्टेड ऑफ दिस, तो 5,500 यूनिट्स हो जाए तो स्पेशल ऑर्डर कितने हैं 1,000 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 4,500. और करंट नॉर्मल सेल्स इतनी है, अगर 5,000 है आफ्टर स्पेशल ऑर्डर 500 यूनिट का हमें लॉस, तो अभी तो 4,500 हो जाएगी. तो करंट नॉर्मल सेल्स अगर सपोज 5,000 है और आफ्टर स्पेशल ऑर्डर 4,500, तो लॉस ऑफ नॉर्मल सेल्स जो हम नॉर्मली सेल्स करें 500 का लॉस भी हो सकता है. तो अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट ऑफ नॉर्मल सेल कितनी होगी 500 यूनिट की, हमें लॉस हो रहा है मल्टीप्लाई 40, तो इट विल बी 20,000. बेनिफिट क्या होगा, कंप्यूटेड 16,000 का बेनिफिट हो रहा था. अपॉर्चुनिटी लॉस कितना हो रहा है 20,000.
तो नेट लॉस हो गया स्पेशल ऑर्डर की वजह से, हमें अगर लॉस हो रहा है तो हमें रिजेक्ट करना होगा। अदर फैक्टर टू बी कंसिडर व्हाइल एक्सेप्टिंग स्पेशल प्राइस ऑर्डर, स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस में हमें देखना होगा डॉक्यूमेंटेशन, फॉरेन लॉस अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है, पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लाइंस, पेनल्टी लगेगी किसके लिए, नॉन कंप्लाइंस के लिए, तो हमें देखना होगा क्या स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, फॉरेन लॉस है, क्या एक्सपोर्ट ऑर्डर है, पेनल्टी होगी फॉर नॉन कंप्लाइंस, बायर क्रेडिट वर्दीनेस, प्रॉपर असेसमेंट है क्या, 100% एडवांस है क्या, एंड एक्सपोर्ट इफ एक्सपोर्ट ऑर्डर है या नहीं है। इंडस्ट्री एनालिसिस विल बी द करंट एंड फ्यूचर डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, ऑर्डर 5 फोर्सेज एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड एडिशनल टर्म्स में डिलीवरी, बैंक चार्जेस एंड अदर टर्म्स। तो हम क्या बोलते हैं कि इसमें कौन से फैक्टर्स है जो कि हमें कंसिडर करने पड़ते हैं जब हम एक्सेप्ट करते हैं स्पेशल प्राइस ऑर्डर। उसमें हमें देखना होता है स्टैट्यूटरी कंप्लाइंसेस में आता है डॉक्यूमेंटेशन, फॉरेन लॉस वगैरह, पेनल्टी क्या होगी फॉर नॉन कंप्लायंस, बायर क्रेडिट वर्दीनेस में प्रॉपर असेसमेंट देखना होगा 100% एडवांस है या नहीं, क्या एक्सपोर्ट ऑर्डर है या नहीं। इंडस्ट्री एनालिसिस में करंट एंड फ्यूचर डिमांड क्या है प्रोडक्ट की, ऑर्डर के 5 फोर्सेज एनालिसिस में क्या है, एडिशनल टर्म्स में क्या है, डिलीवरी, बैंक चार्जेस एंड अदर टर्म्स। तो दिस इज द बायस। देन प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन, देन कम दी प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में क्या हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है एंड इन व्हाट क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में क्या होता है, हम डिसाइड करेंगे दैट विच प्रोडक्ट एंड इन व्हाट क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन ये बोलता है हमें डिसाइड करना होगा कि विच प्रोडक्ट एंड इन व्हाट क्वांटिटी शुड बी प्रोड्यूस, कि हम कौन सा प्रोडक्ट और कौन सी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें ताकि हम मैक्सिमाइज कर पाए प्रॉफिट को। इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोडक्शन, इन केस ऑफ शॉर्टेजेस अगर रिसोर्सेज जो है वो शॉर्ट हो जाते हैं और मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन होता है, सच डिसीजन शेल बी टेकन विद द हेल्प ऑफ की फैक्टर एंड लिमिटिंग फैक्टर। ये जो डिसीजंस है वो लिए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ की फैक्टर्स की हेल्प से, लिमिटिंग फैक्टर्स की हेल्प से। की फैक्टर्स में क्या है, मींस एनी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। की फैक्टर में क्या है, कोई भी ऐसा फैक्टर प्रोडक्शन जिसमें मटेरियल, लेबर, मशीन आवर्स, जिसकी डिमांड रिक्वायरमेंट इज मोर देन अवेबिलिटी, जिसकी डिमांड रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा है देन दी अवेबिलिटी। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड डिसीजन इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पैरामीटर। जिस केस में जब आपको लगे कि रिसोर्सेज जो है दैट द सेम आर लिमिटेड है, तो की फैक्टर डिसीजन पैरामीटर। मटेरियल के लिए डिसीजन का पैरामीटर हो सकता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ मटेरियल कितनी आ रही है, वो हमें देखना होगा। लेबर के केस में हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन पर लेबर आर कितना आ रहा है। मशीन कैपेसिटी में हम देखेंगे कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर कितना आ रहा है। तो मटेरियल के केस में हमें देखना होगा कंट्रीब्यूशन क्या है पर यूनिट ऑफ मटेरियल। लेबर के केस में हमें देखना होगा कंट्रीब्यूशन कितना पर लेबर आर कितना आ रहा है, एंड मशीन कैपेसिटी में कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर कितना आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड, जिसकी सेलिंग प्राइस कुछ भी हो, वेरिएबल कॉस्ट होगी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा, की फैक्टर पर यूनिट क्या है, मटेरियल, लेबर और मशीन आर्स। कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर कैसे हम निकालेंगे, ए डिवाइड बाय बी। तो रैंक ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हमें रैंक देना है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, पर की फैक्टर हाईएस्ट टू लोवेस्ट की बेसिस पे। हमें चेक करना होगा रिक्वायरमेंट एंड अवेबिलिटी ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड आइडेंटिफाई द की फैक्टर। हमें क्या करना होगा, व्हाट वी नीड टू डू इज टू वी नीड टू चेक द रिक्वायरमेंट एंड अवेबिलिटी ऑफ गिवन रिसोर्सेज एंड आइडेंटिफाई द की फैक्टर। हमें चेक करना होगा कि रिक्वायरमेंट क्या है, अवेबिलिटी क्या है गिवन रिसोर्सेज की, और आइडेंटिफाई करना होगा की फैक्टर। अगर रिक्वायरमेंट ऑफ एनी रिसोर्सेज इज मोर देन अवेबिलिटी देन इट इज अ की फैक्टर। अगर हमें लगता है कि रिक्वायरमेंट जो है रिसोर्सेज की वो ज्यादा है अवेबिलिटी से, तो वो क्या होगी, देन द सेम इट इज अ की फैक्टर। तो हमें चेक करना होगा रिक्वायरमेंट क्या होगी, अवेबिलिटी क्या होगी गिवन रिसोर्सेज की, और हमें आइडेंटिफाई करना होगा की फैक्टर। अगर जो रिक्वायरमेंट है किसी भी रिसोर्सेज की वो ज्यादा है अवेबिलिटी से, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है, की फैक्टर। की फैक्टर में क्या हो सकता है, की फैक्टर में हो सकता है कि सिंगल की फैक्टर ओनली वन रिसोर्स शॉर्टेज, या फिर मल्टीपल की फैक्टर, क्या सिंगल की फैक्टर है, क्या सिर्फ एक ही रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, या मल्टीपल की फैक्टर है। हमें प्रोड्यूस करना होगा एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिक्स। हम उसमें बोलेंगे हमें कैलकुलेट करना है कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर, देन हमें एलोकेट करनी होगी रैंक, देन हमें प्रोड्यूस करना होगा पर रैंक। प्रोड्यूस एनी वन आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, कैलकुलेट करना होगा मैक्सिमम यूनिट्स दैट कैन बी प्रोड्यूस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। देन हमें कंपेयर करना होगा डिमांड और मैक्सिमम यूनिट दैट कैन बी प्रोड्यूस। प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोडक्ट मिक्स, कैलकुलेट करना होगा कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर फॉर ऑल की फैक्टर्स। देन हमें एलोकेट करनी होगी रैंक सबके लिए। प्रोड्यूस एनी वन आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स सेम एज सिंगल की फैक्टर।
इफ सेम रैंक फॉर ऑल की फैक्टर तो हम प्रोड्यूस करेंगे एज पर रैंक, और इफ रैंक नॉट, अगर रैंक सेम नहीं है तो हम दो प्रोडक्ट, जैसे कि टू प्रोडक्ट क्वेश्चन सॉल्व बाय लीनियर प्रोग्रामिंग के थ्रू, मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग वी हैव दी इक्वेशन होती है ना, उसके थ्रू हमें सॉल्व करना होगा। अगर मोर देन टू प्रोडक्ट क्वेश्चन है तो हमें सोल्व करना होगा बाय इक्वेशन। आर यू गेटिंग दिस थिंग्स? दैट इसमें क्या होगा, व्हाट आर द की फैक्टर, हम देखेंगे क्या सिंगल की फैक्टर है तो ओनली वन रिसोर्स शॉर्टेज, और मल्टीपल की फैक्टर है, अगर सिंगल की फैक्टर है तो हमें प्रोड्यूस करना होगा मोर देन एक प्रोडक्ट से ज्यादा, जैसे कि प्रोडक्ट मिक्स हमें कैलकुलेट करना होगा, कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर हमें एलोकेट करनी होगी, रैंक हमें प्रोड्यूस करना होगा एज पर दी रैंक, हमें प्रोड्यूस करना होगा एनी वन आउट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम यूनिट दैट कैन बी प्रोड्यूस ऑफ ऑल प्रोडक्ट, हम कंपेयर करेंगे डिमांड मैक्सिमम यूनिट कितनी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, लोअर कंसिडर करेंगे एक्चुअल यूनिट कितनी है, कैलकुलेट करेंगे टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट और सेलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट विच जो कि जनरेट करता है हाईएस्ट टोटल कंट्रीब्यूशन। उसके बाद प्रोड्यूस करेंगे, अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है कैलकुलेट करेंगे कंट्रीब्यूशन पर की फैक्टर फॉर ऑल की फैक्टर, एलोकेट करेंगे रैंक, अगर सेम रैंक है फॉर ऑल की देन प्रोड्यूस एज पर रैंक्स, और इफ रैंक सेम नहीं है तो दो प्रोडक्ट क्वेश्चन सॉल्व बाय लीनियर प्रोग्रामिंग एंड मोर देन टू प्रोडक्ट क्वेश्चन सॉल्व बाय इक्वेशन। अब ये एग्जैक्टली क्या है, अगर प्रैक्टिकल होगा तो समझ आ जाएगा, बाकी ऐसे थ्योरेटिकल टर्म्स में पढ़ के तो समझ नहीं आने वाला है। फॉर प्रोडक्ट मिक्स क्वेश्चन इन ऑर्डर, if already accepted for any product the first produced for such order then produce as per the ranks, then आता है make और buy और outsourcing decision। इसको फर्दर हम स्टडी मटेरियल से पढ़ेंगे, तब हम फर्दर इसको देखते हैं कि क्या है ये एग्जैक्टली उसके अलावा हम आगे प्रोसीड करते हैं। मेक और बाय डिसीजन, मेक और बाय और आउटसोर्सिंग डिसीजन, क्या हम खुद से बनाए, खुद से मतलब सब कुछ कर ले या फिर आउटसोर्स कर ले। तो डिसाइड वेदर द कंपोनेंट इन प्रोडक्ट शुड बी मैन्युफैक्चर और परचेज फ्रॉम आउटसाइड आउटसाइड सप्लायर और आउटसोर्स, हमें डिसाइड करना होगा कि क्या जो कंपोनेंट है प्रोडक्ट है उसे हम खुद से मैन्युफैक्चर करें, या फिर अगर हमसे नहीं हो रहा है तो हम उससे आउटसोर्स कर ले। सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन है या फिर मोर देन वन प्रोडक्ट क्वेश्चन, हमें ये कंसिडर, हमें ये सबसे पहले कंफर्म करना होगा क्या सिंगल प्रोडक्ट सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन है या फिर मोर देन वन प्रोडक्ट क्वेश्चन है। नो कैपेसिटी, क्या कोई कैपेसिटी कांस्टेंट नहीं है या फिर कैपेसिटी कांस्टेंट है। अगर सिंगल कंपोनेंट क्वेश्चन है तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग और कॉस्ट ऑफ बाइंग, तो हमें कंप्यूट करना होगा वेरिएबल कॉस्ट क्या है मैन्युफैक्चरिंग की, स्पेसिफिक कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है मेकिंग की, रेंट फॉरगॉन, कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या है, परचेज प्राइस और एनी अदर कॉस्ट इफ एनी, जो भी लोअर होगा हमें उसे सेलेक्ट करने का, विच एवर इज लोअर तो हम उसे सेलेक्ट करेंगे। कॉस्ट ऑफ मेकिंग में हम क्या देखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट क्या है मैन्युफैक्चरिंग की, स्पेसिफिक कॉस्ट क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, रेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी कि रेंट फॉरगॉन क्या है, कॉस्ट ऑफ बाइंग क्या है, परचेज प्राइस क्या है, एनी अदर कॉस्ट क्या है, विच एवर इज लोअर उसे सेलेक्ट करेंगे। मोर देन, अगर एक से ज्यादा है प्रोडक्ट क्वेश्चन में, हम कैलकुलेट करेंगे सेविंग ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, ए बी सी डी आउटसाइड प्राइस बाइंग कॉस्ट पर यूनिट क्या है उसमें से हम लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट क्या है, और फिर हम फर्दर देख लेंगे। अगर आउटसाइड प्राइस जो है ऑफ एनी प्रोडक्ट इज लेस देन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पर यूनिट, अगर आउटसाइड प्राइस जो है किसी भी प्रोडक्ट की अगर वो लेस देन है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन यूनिट, तो जो भी सेविंग होगी ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग कम्स नेगेटिव, देन सच प्रोडक्ट मस्ट भी परचेज करना पड़ेगा हमें आउटसोर्स आउटसाइड से। अगर आउटसाइड प्राइस जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो लेस देन है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्शन पर यूनिट से, अगर जो आउटसाइड प्राइस है किसी भी प्रोडक्ट की वो लेस देन है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन पर यूनिट से, तो जो भी सेविंग होगी ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग जो भी नेगेटिव होगी देन सच प्रोडक्ट मस्ट भी परचेज की जाएगी फ्रॉम आउटसाइड। हमें कैलकुलेट करना होगा सेविंग पर की फैक्टर के अकॉर्डिंग ए बी सी। सेविंग क्या है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट, की फैक्टर क्या है, सेविंग क्या है पर की फैक्टर इज नथिंग बट द ए बाय बी, दैट इज सेविंग ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिवाइड बाय टी की फैक्टर पर यूनिट। गिव देंगे रैंक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रेफरेंस प्रोडक्ट हैविंग हाईएस्ट सेविंग पर की फैक्टर शैल बी गिवन रैंक 1 and so on, first manufacture rank 1 product and so on up to available capacity remaining outside, if any product is not available outside and it has to be manufactured first। क्वालिटेटिव अदर फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन मेक और बाय डिसीजन, क्वालिटी क्या है गुड्स की, मेक और बाय, रिलायबिलिटी क्या है सप्लायर, एश्योरेंस फॉर क्वालिटी एंड टाइमली डिलीवरी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी क्या है सप्लायर की, अवेलेबिलिटी क्या है लेबर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मैन्युफैक्चरिंग, डिमांड रेगुलरिटी क्या है प्रोडक्ट की, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है प्रोसेस की, ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या है कैपेसिटी के। एफक्यू कार्ड, एफक्यू कार्ड हम क्या बोलते हैं, एफक्यू कार्ड इज नथिंग बट दी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखिए सप्लायर की, उसके बाद क्यू से क्वालिटी देखिए गुड्स की, मेक या बाय करे,
उसके बाद सी से हमारा आता है कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है प्रोसेस के, ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या है, कैपेसिटी के, रिलायबिलिटी क्या है, सप्लाई की और डिमांड, रेगुलरिटी क्या है प्रोडक्ट की, कीप और ड्रॉप, कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू डिसीजन, क्या हमें कंटिन्यू करना चाहिए फर्दर, क्या हमें डिसकंटिन्यू करना चाहिए। तो केस 1 बोलता है टेम्पररी डिसकंटिन्यूएंस ऑफ बिजनेस प्रोडक्शन। हम कब टेम्पररी डिसकंटिन्यूएंस करेंगे बिजनेस प्रोडक्शन का, हमें कैलकुलेट करना होगा एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर हमें कंटिन्यू करना है चीज़ों को तो हम देखेंगे सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट, वी विल गेट दी लॉस। और अगर हमें डिसकंटिन्यू करना है, अगर जैसे कि लॉस आगे सपोज डिसकंटिन्यू या शट डाउन करना है, हमें शट डाउन ही करना है बस, तो हम कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे। फिक्स कॉस्ट में क्या आता है, टोटल फिक्स कॉस्ट माइनस अवेलेबल फिक्स कॉस्ट ड्यू टू शट डाउन। टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है और अवेलेबल फिक्स कॉस्ट क्या है ड्यू टू शट डाउन, फिर शट डाउन एंड रीओपनिंग कॉस्ट, और फिर जो लॉस होगा और हम दोनों जो लॉस है उससे कंपेयर करेंगे, जो भी लोअर होगा उसे हम बेटर मानेंगे। क्या हमें कंटिन्यू, क्या लॉस हो रहा है तो कंटिन्यू कर सकते हैं, बट डिसकंटिन्यू और शट डाउन वाले केस में हमें ये वाला पार्ट कंप्यूट करना होगा, विच एवर इस दोनों में से जो लोअर होगा वो ज्यादा बेटर होगा। शट डाउन पॉइंट क्या है, टोटल फिक्स कॉस्ट। शट डाउन पॉइंट कैसे निकालेंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट अगर जो कंटिन्यू से आ रहा है लेस टोटल फिक्स कॉस्ट डिसकंटिन्यू इंक्लूड शट डाउन एंड रीओपनिंग कॉस्ट। इसमें शट डाउन और रीओपनिंग कॉस्ट दोनों को हमें कंसिडर करना है, डिवाइड बाय व्हाट वी नीड टू डू इज टू डिवाइड बाय द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर आता है हमारा डिसकंटिन्यूएंस ऑफ प्रोडक्ट और डिवीजन। डिसाइड कीजिए वेदर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट और डिवीजन शुड बी कंटिन्यूड और नॉट। हमें डिसाइड करना है कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है डिवीजन है उसे हमें कंटिन्यू करना है या नहीं। हमें कैलकुलेट करना होगा व्हाट विल बी द नेट और गेन, नेट गेन एंड लॉस क्या होगा ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस की वजह से। हमें देखना है गेन क्या है, सेविंग्स क्या है ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस की वजह से। स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कितना है, अपॉर्चुनिटी गेन क्या है ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस की वजह से, इफ एनी, एंड यू विल गेट द आंसर। तो हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द गेन एंड सेविंग ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस, स्पेसिफिक अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट कितनी, अपॉर्चुनिटी गेन क्या ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस, एंड दिस ड्यू टू लॉस ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस, कंट्रीब्यूशन लॉस कितना है, एनी अदर लॉस कितना है, एंड दिस नेट गेन नेट लॉस ड्यू टू डिसकंटिन्यूएंस, तो दिस एंड दिस। Qualitative other factor to be considered in continuance or discontinuance decision में क्या adverse effects क्या discontinuance on sale of अदर प्रोडक्ट। हमें देखना है क्या हमारे एडवर्स इफेक्ट होंगे डिसकंटिन्यूएंस ऑन सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट्स की वजह से। कस्टमर रिलेशन देखना होगा, सप्लाई रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन एंड टाइमिंग ऑफ शटडाउन। ये सारी चीज़ें को हमें कंसिडर करना होगा, ये सारे फैक्टर्स है इन कंटिन्यूएंस और डिसकंटिन्यूएंस के डिसीजन में। एडवर्स इफेक्ट क्या है डिसकंटिन्यूएंस के और ऑन सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट के, कस्टमर रिलेशन, सप्लायर रिलेशन, एम्प्लॉय रिलेशन, टाइमिंग ऑफ शटडाउन। सीवीपी एनालिसिस क्या होगी इन दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी दी सीवीपी एनालिसिस। हम क्या बोलते हैं कि कैसे हम सीवीपी को एनालाइज करेंगे इन दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे हम सीवीपी को एनालाइज करेंगे इन दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। हमें बताना है कि कॉस्ट पर यूनिट क्या है सर्विस की, प्रॉफिटेबिलिटी क्या है सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की। हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस, डिटरमाइन करेंगे टोटल एक्सपेंसेस क्या है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड, डिटरमाइन करेंगे यूनिट ऑफ सर्विस क्या है फॉर द सेम पीरियड। आउटपुट कॉस्ट यूनिट ऑफ सर्विस इंडस्ट्री डिफर्स कैसे करती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से। सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में क्या है कॉस्ट यूनिट ऑफ सर्विस में क्या, होटल पर रूम डे, रूम डेज, नंबर ऑफ रूम्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई ऑक्यूपेंसी रेट। होटल में क्या है रूम पर डे, रूम डेज कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रूम्स क्या है, नंबर ऑफ डेज क्या है, ऑक्यूपेंसी रेट क्या है। हॉस्पिटल में क्या है पर बेड पर डे, बेड डेज कैसे निकालते हैं, दैट इज नंबर ऑफ बेड मल्टीप्लाई नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई ऑक्यूपेंसी रेट। ये जो है समथिंग विच वी हैव रेड इन द सर्विस कॉस्टिंग में, हमने इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ा था, तो वही सारी चीजें डिस्कस कर रखी है। हॉस्पिटल में कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बेड्स को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई ऑक्यूपेंसी रेट। तो पर बेड डेज आ जाता है, ट्रांसपोर्ट पैसेंजर पर किलोमीटर कैसे है, नंबर ऑफ सीट्स कितनी है पैसेंजर की, डिस्टेंस कितना है, ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, गुड्स क्या है पर टन पर किलोमीटर, 10 किलोमीटर वेट मल्टीप्लाई डिस्टेंस कितना है। ना हमें डिटरमाइन करना होगा कि कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस कैसे है, फॉलोज टोटल एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सर्विसेज, टेकिंग हायर फेयर पर यूनिट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ सर्विस प्लस प्रॉफिट मार्जिन हम देखेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी कैसे निकलेगी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की रेवेन्यू क्या है उसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करना है तो कंट्रीब्यूशन वी विल गेट, देन उसमें से हम फिक्स कॉस्ट लेस करेंगे तो देन वी विल गेट दी प्रॉफिट एंड लॉस। एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन एंड डिसीजन मेकिंग, हम क्या बोलते हैं एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन एंड डिसीजन मेकिंग क्या है। Organization should analyze both financial as well as non-financial
factor because modern organizations have moral utility to care wide range of stakeholders, not just owners. हम क्या बोलते हैं, ethics and non financial considerations को हम कैसे consider करेंगे decision making में? Organization should analyze both. Organization जो है उसे दोनों चीजों को analyze करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि बस financial चीजों को analyze करके उसका काम हो गया, ऐसा नहीं चलता है. मतलब हमें एथिकली भी चीजों को सोचना पड़ता है. एथिक्स एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन एंड डिसीजन मेकिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन शुड एनालाइज बोथ फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल फैक्टर बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे एनालाइज करना पड़ता है दोनों तरीकों से, फाइनेंशियल से भी एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स को भी कंसिडर करना होता है. बिकॉज जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसकी मॉरल ड्यूटी है कि वो केयर करे वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट ऑनर्स ही नहीं, वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स भी. मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन की मॉरल ड्यूटी होती है कि वो केयर करे वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर्स, नॉट जस्ट ऑनर. सिर्फ जो ऑनर है वो. If organization does not consider ethics and non financial consideration in decision making, अगर organization जो है वो consider ना करे, ethics को consider ना करे, non financial consideration को भी consider ना करे, तो it may earn profit in short run but will hurt profitability. तो हो सकता है कि वो उसे profit तो मिल जाए बट उसे प्रॉफिटेबिलिटी जो है लॉन्ग रन में वो हर्ट कर सकती है. सम एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन क्या होती है डिसीजन मेकिंग में? जैसे कि फॉर एग्जांपल दी गवर्नमेंट रेगुलेशन. गवर्नमेंट रेगुलेशन में क्या करना होता है? हमें इंश्योर करना होता है कि जितने भी रेलिवेंट लॉज है, रेगुलेशन है, वो कंप्लाइड हो, अदरवाइज में फेस पेनल्टीज. हम क्या बोलते हैं दैट व्हाट विल बी द गवर्नमेंट रेगुलेशन. गवर्नमेंट रेगुलेशन क्या बोलती है? हमें इंश्योर करना होगा कि जितने भी रेलिवेंट लॉज है, रेगुलेशन है, वो कंप्लाइड हो रहे हैं या नहीं, अदरवाइज हमें फेस करनी पड़ सकती है पेनल्टीज. तो हम क्या बोलते हैं सम एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन इन डिसीजन मेकिंग. हमें इंश्योर करना होगा कि जितने भी लॉज है, रेगुलेशन है, उसे कंप्लाई किया जा रहा है, अदरवाइज हमें पेनल्टी फेस करनी पड़ सकती है. एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन. हमें कंसिडर करना होगा एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, अदरवाइज हमें स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स एंड प्रोटेस्ट बाय एम्प्लॉयज, ये सारी चीजें होने लग जाएगी. कंसिडर एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, अदरवाइज एम्प्लॉयज जो है आपके स्ट्राइक्स पे बैठ जाएंगे, लॉकआउट्स करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो वो तो गलत है ना. समथिंग दैट इज अनएथिकल हो जाएगा. अगर उनको सेटिस्फाई नहीं हो रहे होंगे तो उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी. क्वालिटी पे हमें देखना पड़ेगा. तो ये क्या है? दैट इज कुछ एथिकल एंड नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन एंड डिसीजन मेकिंग. कॉर्पोरेट, हमें क्वालिटी के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. हमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएसआर के बारे में भी ध्यान रखना होता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी टुवर्ड्स सोसाइटी एंड एनवायरमेंट. अवेबिलिटी क्या होगी? रिसोर्सेज की हमें एनालाइज करना होगा. अवेबिलिटी ऑफ मटेरियल, मेन पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा. कस्टमर सेटिस्फेक्शन को हमें देखना होगा. एनवायरमेंटल फैक्टर्स को कंसिडर करना होगा. फैक्टर जैसे कि पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन एक्सेट्रा. क्या कंसिडर फैक्टर्स सच क्या पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को देखें, क्या पोल्यूशन हो रहा है, क्या डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, क्या सारे पेड़ जा रहे हैं. अगर एडवर्स इफेक्ट रहा एनवायरमेंट में, प्रोटेस्ट बाय एनवायरमेंटलिस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर लेंगे. ह्यूमैनिटी वैल्यू एंड बिजनेस एथिक्स को देखिए. शुड एक्ट इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर एंड बी ऑनेस्ट इन ऑल डीलिंग्स में सारी चीजें हो. उसके बाद व्हाट विल बी द बेनिफिट ऑफ कंसिडरिंग अबाउट फैक्टर्स. हमें ये बताना है कि बेनिफिट क्या होगा. ऊपर वाले जो फैक्टर्स है उन्हें कंसिडर करके हमें इंश्योर करना होगा प्रॉफिटेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन लॉन्ग रन. व्हाट वी नीड टू टेक केयर इज टू इंश्योर कि प्रॉफिटेबिलिटी हो, सस्टेनेबिलिटी हो लॉन्ग रन के अंदर. हमें अवॉइड करना होगा बैड पब्लिसिटी, प्रोटेक्ट ब्रांड इमेज. हमें अपनी ब्रांड इमेज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. हमें अवॉइड करना होगा पोटेंशियल लीगल एक्शंस को. व्हाट वी नीड टू डू इज टू अवॉइड दी पोटेंशियल लीगल एक्शन को अवॉइड कीजिए प्लीज. एथिकल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट गिव वेल बीइंग टू एम्प्लॉय. एथिकल ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट होगा तो दैट विल गिव दी वेल बीइंग टू दी एम्प्लॉयज. तो यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर नंबर 6 जो कि डिसीजन मेकिंग था वो कंप्लीट हो जाता है. और उसके बाद जो फर्दर चैप्टर है दैट इज दी चैप्टर नंबर प्राइसिंग डिसीजन. क्या हम इसको भी कंटिन्यू कर ले? बट इसमें जो है अगेन 10 पेज तो है बट आई थिंक दो ऑप्शन दिया है, तो पीछे वाले को रिवाइज कर लें. बट रिविजन से कुछ नहीं होगा. हमें एक बार स्टडी मटेरियल से भी इसको गो थ्रू करना होगा. तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि हम इसको भी साइड बाय साइड पढ़ लेते हैं एक बार. फिर हम स्टडी मटेरियल से दोनों चैप्टर को कवर कर लेंगे फ्रॉम फॉर आवर SCPM पर्पस के लिए. चैप्टर नंबर 6 और 7 उसमें है, तो 6 और 7 को हम ऐसे पढ़ लेते हैं. और ऐसे तो हमने एक बार रीड आउट कर लिया, तो हम इसको भी कंटिन्यू कर ही लेते हैं.
तो हियर बाय द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज द प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन क्या बोलता है? प्राइसिंग डिसीजन में आता है प्राइसिंग पॉलिसीज क्या होगी, स्ट्रैटेजीज क्या होगी, प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट्स क्या होंगे, प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइसिंग अंडर स्पेशल सिचुएशन क्या होगी, फिर प्राइसिंग के मेथड्स क्या होंगे, थ्योरी ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल क्या होगा, एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो ये सारी चीजों को हमें कंसिडर करना होगा। ये सारी चीजों को हमें क्या करना होगा? ये सारी चीजों को हमें कंसिडर करना होगा। तो व्हाट विल बी द प्राइसिंग डिसीजन को हम कैसे लेंगे? हम देखेंगे प्राइसिंग पॉलिसी की स्ट्रैटेजी क्या है, प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट्स क्या है, प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट क्या है, प्राइस अंडर स्पेशल सिचुएशंस क्या है, प्राइसिंग मेथड्स क्या है, थ्योरी ऑफ प्राइस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है। उसके बाद हमें देखना होगा कि प्राइसिंग पॉलिसी और मेथड्स क्या है, हम कैसे डिटरमाइन करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। एक्सटर्नल प्राइसिंग क्या है, इंटरनल प्राइसिंग क्या है। इंटरनल प्राइसिंग जो है वो हमने ऑलरेडी डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग में कैसे डिवीजन से डिवीजन जब जाता है तो इंटरनल ट्रांसफर प्राइसिंग किस प्राइस पे जाता है, उस प्राइस को ट्रांसफर प्राइसिंग कहते हैं। तो दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव ऑलरेडी डन इन द डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग चैप्टर। नाउ वी आर फर्दर डिस्कसिंग हियर बाय फॉर द एक्सटर्नल प्राइसिंग के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और दैट इज द प्राइसिंग डिसीजन। अब हम आते हैं प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रैटेजी। प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रैटेजी क्या है? विच सेलिंग प्राइस इज बेस्ट फॉर बिजनेस। कौन सी सेलिंग प्राइस जो है वो बेस्ट रहेगी बिजनेस के लिए, मार्केट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, सिचुएशन, मतलब कौन सी सेलिंग प्राइस बेस्ट रहेगी बिजनेस। हम क्या बोल रहे हैं? प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रैटेजी। हम यहाँ स्ट्रैटेजी लगा रहे हैं हम। विच सेलिंग प्राइस इज बेस्ट फॉर बिजनेस। कौन सी सेलिंग प्राइस जो है वो बिजनेस के लिए बेस्ट रहेगी, क्या मार्केट वाली, क्या प्रोडक्ट वाली, क्या सिचुएशन वाली। प्राइसिंग मेथड्स, हाउ टू कैलकुलेट दैट सेलिंग प्राइस। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे सेलिंग प्राइस को, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। प्राइसिंग पॉलिसी स्ट्रैटेजी, प्राइसिंग अंडर डिफरेंट मार्केट। Different market, this is something which we have already read in our school standards, we can say 11 12 में already we have मतलब पढ़ा है। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बहुत सारे सेलर्स है एंड सेलिंग आइडेंटिकल, और वो सब मतलब एक जैसा प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, सब कुछ होमोजीनियस बेच रहे हैं। सेलिंग आइडेंटिकल होती है, होमोजीनियस होती है प्रोडक्ट सर्विस, फ्री एंट्री होती है, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री, जहाँ पे कोई प्राइसिंग पॉलिसी नहीं होती है, तो यहाँ पे जो है मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें चलती है। उसके बाद आता है मोनोपोली। मोनोपोली में क्या, ओनली वन सेलर ऑफ प्रोडक्ट एंड नो सब्सटीट्यूट। यहाँ पे सिर्फ एक ही सेलर होता है जो कि प्रोडक्ट को बेच रहा होता है, और कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है। फर्म जो है वो प्राइस सेटर होता है, फर्म जो प्राइस डिसाइड करेगा उसी पे वो बेचने वाला है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एनी प्राइस प्रीमियम प्राइस। तो हम क्या बोलते हैं कि जो परफेक्ट कंपटीशन होता है उसमें बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं, आइडेंटिकल नेचर के होते हैं, और जो प्राइस होती है वो मार्केट प्राइस होती है। मोनोपोली में क्या होता है, वो प्राइस सेटर होता है, एक सेलर होता है, उसकी मोनोपोली चलती है, कोई सब्सटीट्यूट नहीं। उसके बाद आ जाता है हमारा जैसे कि फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट, और इसमें हम सीमेंट इंडस्ट्री ले सकते हैं इन द परफेक्ट कंपटीशन में। फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या होता है, बहुत सारे सेलर होते हैं बट और वो सेल करते हैं बट नॉट आइडेंटिकल, पूरे आइडेंटिकल नहीं होते, बट सिमिलर प्रोडक्ट्स और सर्विस सेल करते हैं, बट पूरी तरीके से आइडेंटिकल नहीं होते। जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट है, तो मार्केट प्राइस और बिलो मार्केट प्राइस चलता है। उसके बाद आता है हमारा ओलिगोपोली, जहाँ पे कुछ, तो मतलब मोनोपोलिस्टिक में तो लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं, और ओलिगोपोली में फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो कि सेल करते हैं आइडेंटिकल, फ्यू नंबर ऑफ सेलर सेलिंग द आइडेंटिकल प्रोडक्ट एंड सर्विस। जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री, जैसे कि प्रीडेटरी प्राइसिंग, लिमिट प्राइस, रेस प्राइस टुगेदर। उसके बाद आता है प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। देन कम्स दी प्राइसिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट। इसमें कैटेगरीज होती है न्यू प्रोडक्ट की, जैसे कि रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट हो गया, रिप्लेसेस एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, टोटली न्यू, नॉर्मल, एंड्रॉइड टीवी चैनल, ओटीटी प्लेटफॉर्म, प्रीमियम, स्कीमिंग प्राइस। तो जो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें क्या होता है, प्रीमियम और स्कीमिंग प्राइसिंग चलती है। तो जो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होता है, हम क्या बोलते हैं, जो रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होता है, प्रीमियम और स्कीमिंग प्राइसिंग होती है। उसमें क्या होता है, प्रीमियम और स्कीमिंग प्राइसिंग होती है। तो व्हाट इज द रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट? रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट क्या होता है, रिप्लेस करता है एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, टोटली न्यू होता है, नॉर्मल होता है, एंड्रॉइड टीवी चैनल्स एंड दिस। रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में प्रीमियम और स्कीमिंग प्राइसिंग का यूज किया जाता है। इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट में रिवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी, दीज आर टू डिफरेंट टर्म्स। रिवोल्यूशनरी में क्या होता है, रिप्लेस किया जाता है, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो है वो रिप्लेस हो रही होती है, टोटली नया होता है। जैसे कि नॉर्मल से एंड्रॉइड पे चला गया, टीवी चैनल से ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए, तो यहाँ पे समथिंग लाइक वी कैन से दैट प्रीमियम और स्कीमिंग प्राइसिंग हो गया।
देन उसके बाद इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट होता है, अपग्रेडेड वर्जन होता है अर्लियर प्रोडक्ट का। इंटेल कोर i7 से 11 जनरेशन पे हो गया, रेडमी नोट से नोट 2 प्रो हो गया। इवोल्यूशनरी डिमांड बेस्ड प्राइस होती है, प्राइस हायर देन अर्लियर वर्जन से ज्यादा होगी। मी टू प्रोडक्ट मतलब सिमिलर और कॉपी कट प्रोडक्ट्स होते हैं, दैट इज द मी टू प्रोडक्ट। रिवोल्यूशनरी और इवोल्यूशनरी प्रोडक्ट ऑफ अदर फर्म्स, जैसे कि हम बोलते हैं वैक्सीन, तो कोविशील्ड वैक्सीन, एंड दिस विल बी दिस मेट्रो मार्केट प्राइस और पेनिट्रेशन प्राइजेस, मतलब कॉपी है तो पेनिट्रेशन प्राइजेस। और रिवोल्यूशनरी है तो प्राइस प्रीमियम और स्कीमिंग प्राइस। और इवोल्यूशनरी में क्या होता है, डिमांड बेस्ड प्राइस होती है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी न्यू प्रोडक्ट के लिए, स्कीमिंग प्राइसिंग और पेनिट्रेशन। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या होती है, अंडर दिस स्ट्रैटेजी प्रोडक्ट इज इंट्रोड्यूस इन द मार्केट एट विच हाई प्राइस लेटर ऑन प्राइसेस डिक्रीज ग्रेजुअली। स्कीमिंग में क्या होगा, अंडर दिस प्रोडक्ट जैसे ही इंट्रोड्यूस होगा तो बहुत ही ज्यादा हाई प्राइस होगी और लेटर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी, धीरे धीरे ग्रेजुअली तरीके से प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। सर्कमस्टेंस क्या है, अडॉप्शन के प्रोडक्ट हैज इनोवेटिव फीचर है उसमें। Scheme the cream selling product has innovative feature. Scheme the cream by selling out few unit and earn higher profit. हम क्या करेंगे, scheme the cream by selling कुछ ही यूनिट्स बेचेंगे, हायर प्रॉफिट कमाएंगे। डिमांड की इनइलास्टिक, प्राइस के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज स्कीमिंग और प्रीमियम प्रोडक्ट्स मतलब प्रीमियम क्लास पे बेच रहे तो डिमांड जो है वो इनइलास्टिक रहेगी। हाई इनिशियल कॉस्ट होती है इनकर्ड, सच एज रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, पेटेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। प्रोडक्ट लॉन्च इज हाईली प्राइस सेगमेंट, रिडक्शन होगी प्राइस में, लेटर ईयर में इंक्रीज होगी सेल्स में। फिर आता है हमारा पेनिट्रेशन प्राइसिंग। व्हाट what all things which are covered in under the penetration pricing में क्या होगा, under this strategy product is introduced in the market at a low price। हम क्या बोलते हैं, इस strategy के according क्या होगा, product introduce होगा market में low price पे, penetration मतलब low price। when product establish होगा market में, price gradually increase हो जाएगी। circumstances क्या, adoption के for setting market, penetrate the market, डिमांड जो है इलास्टिक होती है, सब्सटेंशियल सेविंग होती है ड्यू टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आती है पेनिट्रेशन में, थ्रेड तो होता है कॉम्पिटिशन से। फिर उसके बाद आता है चेंज इन सेलिंग प्राइस एंड प्रोडक्शन कॉस्ट इन स्कीमिंग एंड पेनिट्रेशन स्ट्रैटेजी ड्यूरिंग पीएलसी, दैट इज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। स्कीमिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, इंट्रोडक्शन में बहुत ज्यादा सेलिंग प्राइस हाई प्राइस होती है, फिर ग्रोथ में प्राइस कम हो जाती है। यूनिक और कॉम्पिटिटर यूज रिवर्स इंजीनियरिंग, डिस्करेज किया जाता है कॉम्पिटिटर फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट टू गेन मार्केट शेयर, अचीविंग ग्रोथ इन सेल्स वॉल्यूम। मैच्योरिटी में प्राइस कम हो जाती है और कांस्टेंट एड ऑन्स होते हैं, और डिक्लाइन में रिड्यूस प्राइस एंड कॉस्ट और बिलो कॉस्ट। फिर आता है प्रोडक्शन कॉस्ट, हाई कॉस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट रिड्यूस ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कांस्टेंट सिंस प्रोडक्शन एंड इंक्रीज ड्यू टू लो प्रोडक्शन। Innovative product due to large sales production, bulk discount, negative better price from supplier, learning an expensive curve benefit, fixed cost is spread over large number of unit and economies of scale. Since production is no longer increased, material cost remain constant, labor cost remain constant, overhead cost remain constant due to low production. Then penetration PLC product life cycle क्या होता है, इंट्रोडक्शन में क्या होता है, सबसे पहले लो प्राइस होती है, सेलिंग प्राइस, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, लो होता है। फिर जैसे ग्रोथ होता है प्राइस बढ़ती है, टोटल कॉस्ट और टोटल मार्जिनल कॉस्ट जो सेम होती है और प्रोडक्शन कॉस्ट कम आती है। मैच्योरिटी पे प्राइस बढ़ती है और प्रोडक्शन कॉस्ट कांस्टेंट रहती है। और डिक्लाइन में क्या होता है, सेलिंग प्राइस कांस्टेंट रहती है और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती जाती है, मतलब डिक्लाइन वाली स्टेज में प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। फिर प्राइस अंडर स्पेशल सिचुएशन, प्राइस अंडर स्पेशल सिचुएशन में क्या होगा इज दैट प्राइस अंडर स्पेशल सिचुएशन में क्या होगा, लेट्स हैव 1 minute break। इसमें क्या होता है, price under special situation, what will happen, price under special situation, new product for the company but not for the market price। इसमें क्या होगा कि new product for the company but not for the market price, perishable goods, any cash realizable value, large stock and market has fallen, outdated product, pricing below marginal cost, pricing in period of recession less than total cost but above marginal cost। pricing methods में होता है cost based, competition based, value based।
There are three methods under the pricing methods में तीन चीजें हैं, cost based, competition based, value based. Cost based method में क्या होता है, full cost method, selling price will be the total cost plus desired profit. Selling price क्या होगा, total cost होगा plus desired profit. Total cost में क्या होगा, variable cost plus fixed cost. Bottle manufacturer estimated production 10,000 units, normal capacity 8,000, install capacity 15,000. जैसे direct material, labor, overhead 2, 6, 5 फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 10, तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आ जाएगी 30. डिजायर्ड प्रॉफिट है सपोज 25% ऑफ कॉस्ट, कैलकुलेट कीजिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट ऑफ बॉटल बाय फुल कॉस्ट मटेरियल. तो जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल में आ गया 9, उसकी यूनिट कितनी आ गई सपोज 10,000 हमारा प्रोडक्शन का एस्टिमेशन था, मटेरियल की कॉस्ट लगा दी, लेबर की लगा दी, ओवरहेड की लगा दी, फिर हमने फिक्स कॉस्ट लेस कर दी उसमें से, तो हमारा ये आ गया टोटल कॉस्ट. फिर उसमें से हमने ऐड करा प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट, तो 25% हमें कितना दे रखा था, 25% ऑफ कॉस्ट हमने ऐड किया, तो हमारी टोटल सेल्स आ गई, उसमें से हमने सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल दी. ये तो हो गया हमारा कौन सा मेथड था, फुल कॉस्ट मेथड, जैसे नॉर्मली निकालते हैं वैसे ही है. फुल कॉस्ट मेथड ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, सेलिंग प्राइस विल बी द टोटल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस हमारा डिजायर्ड आरओआई और आरओसी क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में फिक्स करंट वेरिएबल और वर्किंग कैपिटल मल्टीप्लाई आरओ आई और आरओसीई, तो पर मैन्युफैक्चर एस्टिमेटेड प्रोडक्शन 1 लाख यूनिट्स आ गया, वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट फिक्स एसेट करंट एसेट आरओआई कितनी है 20%, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें क्या बोला था कि हमें क्या करना होगा एक्चुअली में, हमें करना होगा कि टोटल कॉस्ट जो आएगी हमारी वेरिएबल और फिक्स प्लस हमें डिजायर्ड आरओ से कैपिटल एम्प्लॉयड को हमें मल्टीप्लाई करना होगा आरओआई से, कैपिटल एम्प्लॉयड को हमें मल्टीप्लाई करना होगा आरओआई से. आरओआई कितना है 20%, कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, कैपिटल एम्प्लॉय कैसे आएगी, कैपिटल एम्प्लॉय जो आएगी वो आएगी हमारी फिक्स्ड और करंट कैपिटल. फिक्स्ड और करंट कैपिटल कितनी है पहले हमें ये देखना होगा, फिक्स्ड और करंट कैपिटल एम्प्लॉयज फिक्स्ड और करंट एसेट, तो 15 लाख प्लस 5 लाख 20 लाख मल्टीप्लाई आरओआई, तो आ गया हमारा 4 लाख. 4 लाख और हमारी टोटल कॉस्ट प्लस हमें कैपिटल एम्प्लॉयड को जो परसेंटेज है कैपिटल एम्प्लॉय मल्टीप्लाई आरओआई उन दोनों को ऐड करना होगा, डिजायर्ड आरओआई कितना है 4 लाख, टोटल कॉस्ट कितनी है 5 लाख, तो हमारी आ जाएगी. फिर सेलिंग प्राइस पर यूनिट कैसे निकालेंगे, हम डिवाइड कर देंगे उससे जितने हमारी यूनिट है, जैसे कि सपोज यूनिट है 1 लाख, तो ये भी सिंपल है, कैपिटल एम्प्लॉयड को आरओआई से मल्टीप्लाई करके वी विल गेट डिजायर्ड आरओआई प्लस टोटल कॉस्ट, तो हमारी आंसर आ जाएगा. Special point for cost-based model calculations to be done on total basis. Calculate total sales, then convert it into per unit. If more than one figure is missing in question, then assume करेंगे sales price per unit. If multiply selling price is given and question asks for most profitable course of action, then select the alternative which give the maximum profit. Profit as a percentage of God, इसकी तो पैटर्न हो गई. And we are on page 6 the alert. देन कम्स दी, ये हो गया हमारा, ये मेथड तो इजी लगा, इसको बोलते क्या है वैसे, full cost method based on ROI. Full cost method based on ROI. Okay. Special point for cost based model क्या होता है, calculation is to be done on total basis. We need to calculate total sales, then convert it into the per unit. If more than one figure is missing in question, तो हम assume करेंगे sales price per unit and all. If multiply selling price is given and question asks for most profitable course of action, then select the alternative which gives maximum profit. Profit as a percentage of sales, conversion into profit as a percentage of cost. जैसे कि 10% of sale है तो हम कैसे निकालेंगे इसे, हमें क्या करना है बेसिकली, हमें करना है 1 डिवाइड बाय जितना परसेंटेज है -1. तो जैसे कि 10% ऑफ सेल है तो यानी कि 1/9. 20% है तो हम उसको भी वैसे ही
20% यानी कि 1/5, तो 1/4 को 25% बोलते हैं। 25% है यानी कि 1/4, तो 1/4 इज नथिंग बट 1/4 को हमें लेस करना होगा 1/4 माइनस 1, तो 1/3 हो जाएगा। अब 1/3 है तो 1/3 का 1/2 हो जाएगा, मतलब समझ जैसे कि हमें डिनोमिनेटर में से -1 करना है। 50% है यानी कि 1/2, 1/2 तो 1/2 माइनस 1 तो 1/1, तो 100% हो गया। ऐसे हमें कॉस्ट निकालनी होती है। फिर कंपटीशन बेस्ड मेथड क्या है, गोइंग रेट प्राइसिंग। देन कम्स द कंपटीशन बेस्ड Then comes the competition based method, going rate pricing क्या है, selling price will be the average level charged by the industry. Sealed bid pricing क्या है, use in case of tender bid contract, selling price will be lower than the contract price set by competitor. Value based method क्या, it is based on market research. Calculate करना हमें true economic value. True economic value will be value benefit that a product intends to deliver to customer. कॉस्ट क्या है, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव की, जैसे कि वैल्यू क्या है, कंपेरेबल प्रोडक्ट ऑफ अदर फॉर्म प्लस वैल्यू ऑफ परफॉर्मेंस डिफरेंशियल, एडिशनल फीचर बेनिफिट फ्रॉम योर प्रोडक्ट, इफ एनी एडिशनल कॉस्ट इज इनकर्ड ड्यू टू प्रोडक्ट देन इट हैज टू बी डिडक्टेड। देन हमें कैलकुलेट करना होगा, परसीव वैल्यू विल बी द अमाउंट विच कस्टमर इज विलिंग टू स्पेंड फॉर योर प्रोडक्ट। देन प्राइस डिसाइड करनी होगी, लोअर द परसीव वैल्यू बट हायर द कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल एलजी का न्यू एसी लॉन्च हुआ है, कंपेरेबल एसी जो है वोल्टास सिंगल इन्वर्टर एसी है, सेलिंग प्राइस है 30,000। और एसी का एडिशनल फीचर है ड्यूअल इन्वर्टर है, सिंगल इन्वर्टर नहीं है ड्यूअल इन्वर्टर है, विद कनेक्टिविटी है, कॉस्ट है उसकी 5,000। तो टोटल हमारी वो टीईवी यानी कि टीईवी का फुल फॉर्म क्या था, इकोनॉमिक वैल्यू कितनी ऐड होगी, 5,000 की, तो वो एसी जो है 35,000 का। परसीव वैल्यू ऑफ एल जी एसी 32,000, टोटल कॉस्ट ऑफ एल जी 28,000, ट्रू इकोनॉमिक वैल्यू 35, परसीव वैल्यू 32, कॉस्ट विल बी 28। थ्योरी ऑफ प्राइस क्या है, ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस, प्राइस विच गिव मैक्सिमम टोटल प्रॉफिट। प्रोडक्ट ए करंटली सेलिंग कर रहा है 25, वेरिएबल कॉस्ट 17, फिक्स कॉस्ट इज 20,000, करंट डिमांड इज 10,000। इफ चेंज इन सेलिंग प्राइस अगर हो जाती है एक पर यूनिट से, तो वो इंक्रीज डिक्रीज होगी डिमांड बाय 1,000। तो ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस क्या होगी, सपोज जैसे कि हमारी सेलिंग प्राइस, करंट सेलिंग प्राइस कितनी थी 25, इन इफ चेंज इन सेलिंग प्राइस बाय ₹1, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड विल बी, अगर सेलिंग प्राइस में ₹1 का डिफरेंस भी हो जाता है, जैसे कि 25 से, इसमें हमें बता रखा है जैसे 23, 24, 25 हो जाता है, 25 से 24 हो जाता है, 24 से 23 हो जाता है, तो वेरिएबल कॉस्ट जो है वो तो 17 ही रहेगी। कंट्रीब्यूशन तो है चेंज हो जाएगा, डिमांड जो है वो 10,000, 11,000, 12,000 यूनिट हो जाती है, प्रॉफिट और ये सब हो जाता है। तो हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉफिट का आ रहा है 26 वाली सेलिंग प्राइस पे आ रहा है। तो ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस हम 26 पर यूनिट को कंसिडर करेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल बोलता है प्रॉफिट इज मैक्सिमम तब हो जाता है व्हेन मार्जिनल रेवेन्यू जो है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाती है, ए माइनस 2BQ। मार्जिनल कॉस्ट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट, तो प्राइस विल बी ए माइनस BQ, वेयर ए इज द सेलिंग प्राइस, ए वेयर बी इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ए इज द सेलिंग प्राइस एट विच डिमांड इज जीरो। ए क्या है, सेलिंग प्राइस एट विच डिमांड जहाँ जीरो है, और बी इज द चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, क्यू विल बी द ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट ये है ए माइनस BQ, ए है हमारे पास पर डिमांड इज जीरो, बी विल बी व्हाट, चेंज इन सेलिंग प्राइस, बी इज नथिंग बट हम बोल सकते हैं बी को यूजुअली क्या होता है, स्लॉप होता है, तो चेंज इन प्राइस बाय चेंज इन क्वांटिटी, यहाँ पे क्या आई डोंट नो बट चेंज इन प्राइस डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। फिर बी क्यू, क्यू विल बी द ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी, क्यू विल बी द ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी। Solution marginal revenue is marginal cost. A minus 2BQ will be the variable cost. A is the demand where the A is the selling price जहाँ demand zero है, selling price क्या है जहाँ demand zero है, selling price है 35 minus 2B is change in price divided by change in quantity, change in price divided by change in quantity जितना भी है 1 divided by change in quantity। बी हमें दे रखा है और क्यू हमें पता नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे। फिर ए पहले हमें लगाएंगे P इज इक्वल्स टू ए माइनस 2BQ, फिर हम करेंगे ए माइनस BQ, तो ए होगा, हमारे पास बी भी है हम, और फिर हमारे पास इससे क्या आ जाएगा, क्यू हमने ऊपर वाले स्टेटमेंट से निकाला था, तो हमारे पास अल्टीमेटली पी आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, इंस्टेड ऑफ दैट इतना बड़ा टेबल नहीं करेंगे हम, तो
सीधा फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस टू बी क्यू, इससे हमें क्यू निकल जाएगा। फिर हम लगाएंगे p इज इक्वल्स टू a माइनस p इज इक्वल्स टू, पहले हम लगाएंगे a माइनस टू बी क्यू, इससे हमारा आ जाएगा q आ जाएगा इससे, और फिर हम लगाएंगे p इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट रख लेंगे हम, इससे हमारा आ जाएगा। उसके बाद हम इससे क्यू आ जाएगा, फिर p निकाल देंगे a माइनस बी क्यू। तो ये जो फॉर्मूला था इससे हम बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल। तो हमारा क्या होगा, पहले तो ये कैसे निकाला हमने, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, जो भी हमारा मार्जिनल रेवेन्यू था a माइनस टू बी क्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल रखा, और फिर हमने लगाया p इज इक्वल्स टू a माइनस बी क्यू, तो जिससे कि प्राइस आ गई। स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन ऑप्टिमम सेलिंग प्राइस, सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे ऑप्टिमम डिमांड क्वांटिटी क्या है बाय यूजिंग MR, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट a माइनस टू बी क्यू इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, इससे हमारा आ जाएगा क्यू, फिर हम प्राइस में डालेंगे प्राइस इज इक्वल्स टू a माइनस बी क्यू। तो फिर हमारा उससे क्या आ जाएगा वो हम देख लेंगे। इफ ओनली सेलिंग प्राइस इज रिक्वायर्ड टू बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग अबव फॉर्मूला, देन डायरेक्टली यूज करेंगे प्राइस इज इक्वल्स टू a माइनस बी क्यू। प्रिंसिपल क्या है, प्रोडक्ट प्राइसिंग के प्राइस कस्टमाइजेशन, वेज इन विच प्राइस कस्टमाइजेशन कैन बी डन based on product line, based on customer past behavior, based on demographics, based on time differential। प्राइस एडजस्टमेंट पॉलिसी क्या होगी, कैश डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्काउंट, जोग्राफिक प्राइसिंग, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिफरेंशियल प्राइसिंग, पीक लोड प्राइसिंग। प्राइस सेंसिटिविटी क्या है कि हम मेजर कर रहे हैं कस्टमर के बिहेवियर को टू चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस सेंसिटिविटी क्या हो सकती है, प्राइस सेंसिटिविटी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है। चेंज इन प्राइस रिजल्ट इन चेंज इन डिमांड एंड कस्टमर बिहेवियर, हो सकता है प्राइस में चेंज की वजह से रिजल्ट इन चेंज इन डिमांड हो जाए कस्टमर का बिहेवियर, और लो चेंज इन प्राइस डज नॉट रिजल्ट इन चेंज इन डिमांड एंड कस्टमर बिहेवियर। फैक्टर जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू प्राइस सेंसिटिविटी, जैसे कि यूनिक वैल्यू इफेक्ट लो है, डिफिकल्ट कंपैरिजन इफेक्ट, शेयर कॉस्ट इफेक्ट, प्राइस क्वालिटी इफेक्ट, एंड बेनिफिट इफेक्ट, this unique value effect, difficult comparison effect, share cost effect, price clarity effect, and benefit effect, total expenditure effect, sunk cost effect, inventory effect और substitute awareness effect जो है वो आई है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर जो है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो आई मस्ट से दिस थिंग, this notes I am using for my preparation, not for any for teaching purpose or nothing like that. I am also student, and this notes totally are the copyright or belongs to Atul sir, and I am also the student of Atul sir. Not yet Atul sir की classes अभी तक मैंने नहीं ली है, but I am using it for study purpose, and hereby we are discussing the same. Alright, so what we will do further, that is we will try to learn the things from study material as well, because we have glance over the notes कि actual में इस chapter में exactly क्या क्या होगा, and I have not yet watched the videos also of sir। तो I try कि मैं video देख लूँ अतुल sir की, and then we have glance over the notes कि exactly chapter में क्या है। Now we need to prepare from study material की भी एक quick reading मारनी है हमें together, and then so that हमारा SCPM के लिए जो चैप्टर नंबर 6 और 7 है in the module वो exactly prepare हो जाए। So let bye for this video and meet you in the next one.